नमस्कार, आदाब। मैं सर्वेश देसाई उफरान आपसे मुखातिब हूँ। मुझको पिछले कुछ 10-11 सालों से पीठ की एक समस्या है, जिसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। इस समस्या के तहत मेरी स्पाइन जो है, वो इरेक्ट नहीं हो पाती है। स्पाइन की बात कर रहा हूँ, वो इरेक्ट नहीं हो पाती है। अब ये इसलिए वो झुकी-झुकी रहती है। अब ये समस्या ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, तो कोई समझ नहीं पाता है। मगर आज मुझको बहुत राहत हो रही है, खुशी हो रही है, क्योंकि मुझको 2-3 ऐसे लोग मिल चुके हैं जिनको भी ये समस्या है, और उन 2-3 लोगों में से एक तो आजकल बहुत चर्चा में भी है। उनका नाम है आदित्य धर, जिन्होंने धुरंधर बनाई है। मुझको तो स्पाइन इरेक्ट ना होने की प्रॉब्लम है, वो भी फिज़िकली। उनकी तो स्पाइन है ही नहीं। और स्पाइन तो नहीं ही है, और जब सत्ता पक्ष सामने आता है तब ज़बान भी नहीं होती है। तो मुझे तो ख़ैर लगता है कि उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट, रेमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक, इन तीनों में से मतलब इन तीनों को अपने करीब ही रखना चाहिए, क्योंकि उनको कभी भी इन तीनों में से किसी न किसी एक की ज़रूरत पड़ सकती है। आज मैं उन्हीं की फ़िल्म धुरंधर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये फ़िल्म बहुत लोगों को पसंद आई है, तो इसको नापसंद करना ज़ाहिर-सी बात है, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। और कुछ लोगों ने वो पॉपुलर ओपिनियन जो है वो बयाँ किया है, मगर फिर आवाम ने भी जो अपना पॉपुलर ओपिनियन है वो उन पर बयाँ कर दिया, और जो फिर उन चंद लोगों का चंद क्रिटिक्स का जो हाल हुआ, वो सबके सामने है। उनको सट शेम किया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। अब ये रिव्यू करते वक़्त उनको अच्छी तरीके से मालूम था कि उनके साथ ये सब हो सकता है, मगर फिर भी दे वेंट अहेड एंड पोस्टेड दैट रिव्यू। इस बात के लिए मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एंड आई वुड रिस्पेक्ट देम फॉर शोइंग दैट करेज, क्योंकि हर कोई वो करेगा नहीं। और मैं बिल्कुल मतलब इस पर वीडियो ना बना के या इस फ़िल्म के खिलाफ बात ना करके मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बात करके भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि आई शुड स्पीक अबाउट इट, तो मैं बात करूँगा। जैसे कि जो 2 शेर हैं जावेद अख्तर के, कि जहाँ जाते हैं सब, मुझे जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। कोई गलत बात सह लेना, चुप रहना, बहुत है फ़ायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं इस फ़िल्म के बारे में ज़रूर बात करूँगा। ये एक फ़िल्म के तौर पे मुझको अच्छी लगी है, वो मुझे मानना पड़ेगा। इट इज़ अ वेल मेड फ़िल्म, द स्टोरी टेलिंग इज़ स्प्लेंडिड। मगर इसकी जो राजनीति है उस पर उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उस राजनीति पर मैं आऊँगा, मगर इस फ़िल्म के बारे में मुख्तसर तौर पे आपको इसके जो किरदार है उनसे थोड़ा आपका तारुफ़ मैं करा देता हूँ। इसमें जो 3 बड़े किरदार हैं, जो रियल लाइफ़ कैरेक्टर है, जिसमें से एक है रहमान दकीर, जो फादर स्मगलर थे, चाचा स्मगलर थे। उन्हीं के बीच जन्मे, पले-बड़े, पनपे, और फिर 13 साल की उम्र में एक किसी आदमी के छाती में छुरा भोंक दिया। फिर 16 साल की उम्र में अपनी माँ का एक राज़ पता चल जाता है, और फिर माँ को भी गला दबाकर स्ट्रैंगल करके ये मार देते हैं। और फिर उसके बाद रहमान बलोच जो है, वो रहमान डकैत बन जाते हैं, जो बहुत बड़े गैंगस्टर होते हैं। और ये किरदार पनपा था, और ऐसे सही कई किरदार पनपे थे कराची में स्थित लियारी नाम के इलाके में, जो इस फ़िल्म का बैकड्रॉप भी है, सेटिंग भी है। इन्हीं गैंगस्टर्स और माफिया की वजह से वो एक नो गो ज़ोन बन गया था, और वहीं पर जो है ऑपरेशन लियारी किया गया था, जिसके बारे में ये फ़िल्म है। वो क्या ऑपरेशन किया असल में किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने, पाकिस्तानी रेंजर्स ने। और फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि इस ऑपरेशन में आरएनडेडब्ल्यू का भी एक इन्वॉल्वमेंट थी। तो लियारी में ही ये कहानी स्थित है। उसमें रहमान दकीत एक किरदार है, एक किरदार रहमान दकीत का ही जो दूसरा भाई है, उज़ैर बलोच, जो अपने जीवन के इब्तिदा में तो गॉडफ़ादर के पहले आधे घंटे वाला अल पचिनो होता है। किसी भी तरीके के दंगा फ़साद से बिल्कुल ही दूर, महरूम।
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो काहू से ना इनकी दोस्ती होती है, ना ही किसी से बैर होता है। और वही किरदार जो है आगे जाकर, ये वही आदमी है जो आगे जाकर जो गॉडफादर के पहले आधे घंटे वाला अल पचिनो था, वो आगे जाकर गॉडफादर के सेकंड हाफ वाला अल पचिनो बन जाता है। और अपने फादर का जो किलर है अरशद पप्पू, उसका सर धड़ से अलग करके उसी सर के साथ पूरे लियारी में पुलिस की निगरानी में जो है फुटबॉल खेलता है। ये वही आदमी है। ये हाल था लियारी का। और ये रहमान दकेत के आपको मैंने बताया। अब मैं उनके बारे में बताऊंगा जिसने रहमान दकेत को कुत्ते की मौत मारा था। एसपी चौधरी असलम, जो लियारी का एसपी था। और उसने एक शूट आउट कैरी किया था। रहमान दकेत से नफरत करता था। रहमान दकेत को ख़त्म करने के लिए एक शूट आउट कैरी किया था, जिसमें 300 मासूम लोगों की जान गई थी। और रहमान दकेत तो पूरी तरीके से अनछुआ ही रहा था। आगे जाकर उन्होंने वो मार देता है रहमान दकेत को, मगर उस ऑपरेशन में रहमान दकेत अनछुआ रह गया था, छूट के निकल गया था। मगर 300 मासूम लोगों की उसमें जान गई थी। ये पहला ऐसा मतलब ऑपरेशन था जिसमें जो मेन डैमेज है वो कम था, कोलैटरल डैमेज ज़्यादा था। और इसके बाद भी उनका कोई दिल पसीजा नहीं था, तो ये भी कोई दूध के दूल्हे तो थे नहीं। और ये मतलब एक ऐसा लियारी, एक ऐसा हमाम था जिसमें सब नंगे ही थे। इस पर एक मैंने शेर लिखा है कि यहाँ सबके जहन है जहर की जद में, यहाँ सबके जहन है जहर की जद में, जहानत की यहाँ किसी को जुस्तजू नहीं, जहानत की यहाँ किसी को जुस्तजू नहीं। तो ऐसी ही एक जगह थी लियारी जिसमें ये फिल्म सेट है। इसके जो किरदारों के रियल लाइफ इंस्पिरेशंस हैं वो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिए हैं। अब इसमें आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस। तो परफॉर्मेंसेस रणवीर सिंह जो है उन्होंने बैटिंग की है। द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड, ही इज़ अ एक्टर टू वॉच आउट फॉर इन दिस फिल्म। पहले मुझे उतने अच्छे नहीं लगते थे, मगर 83 के बाद मेरी राय उनके बारे में बदली थी। उसके बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली उनको लेना 83 से ही शुरू कर दिया था। और इस फिल्म में भी वो अच्छे से चमकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल इनसिक्योर ना होते हुए काम किया है। और जो भी थोड़ा बहुत उनके पास चीज़ें हैं, रोल उनका लीड रोल होते हुए भी इतना ऑथर बैक नहीं है, मगर उन्होंने अच्छे से प्ले आउट किया है, फ्लैश आउट किया है कैरेक्टर को। एक फिल्म में सीन है 2611 से रिलेटेड, उस फिल्म में जो इनका काम है, जो उनकी रिएक्शन है, डिलीवरी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। दैट वुड बी अ गो टू सीन। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट सीन के लिए आप ये फिल्म देख सकते हो। और ये संजय दत्त इज़ बीइंग संजय दत्त, वो तो हमेशा ही अच्छा काम करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़िल्म जो है वो कराची में स्थित है, लियारी में स्थित है, या एसपी चौधरी असलम जो है वो मुंबई के नहीं थे, मगर इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज़ his usual self and still brilliant, and he still shines in the film। सबके काम मुझको बहुत अच्छे लगे। जिन्होंने उज़र बलोच का रोल किया है उनको तो सबसे कम चीज़ें थी उनके पास करने के लिए, मगर उन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया है अपना किरदार। अर्जुन रामपाल इज़ फैबुलस। सबके ही काम बेसिकली मुझको बहुत अच्छे लगे हैं, एक्सेप्ट वन एक्टर हु इज़ अक्षय खन्ना। मी बघितलंही नाही त्यांच्याकडे, मी बघूच शकलो नाही। अभी जाकर मुझको संतोष जुएकर जो है थोड़े बहुत समझ में आने लगे हैं। नो बट जोक्स अपार्ट, अक्षय खन्ना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और मुझे उनका काम बहुत पसंद है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो मुझको पसंद नहीं आया है। बाय द वे, गांधी माय फादर इज़ हिज बेस्ट वर्क इन माय ओपिनियन टिल नाउ। तो आपको अगर कभी टाइम मिले तो वो फिल्म भी आप ज़रूर देखिएगा। बट मुझको ये अक्षय खन्ना का काम इस फिल्म में नहीं पसंद आया। स्टाइल ओवर सब्सटेंस लगा। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्टाइलाइज्ड किया है। किसी भी ड्यूरेशन पर आप फिल्म अगर रोक के देखेंगे तो उनके चेहरे पर मतलब वही एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे, उसमें ज़्यादा बदलाव होते नहीं हैं, या मेरी नज़र में नहीं हुए। आई डोंट नो, एवरीवन हैज़ लाइक दिस वर्क, मुझको इतना अपील नहीं हुआ। ओवर स्टाइलाइज्ड उन्होंने किया है जो, और उनका जो स्टाइलाइज्ड परफॉर्मेंस है वो मुझे उस किरदार के इमोशन से बहुत दूर लेकर जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझको लगी।
सो या ओवरऑल परफॉर्मेंसेस भी फिल्म के अच्छे हैं, फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा गया है, डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल है और अच्छे से लिखे गए हैं। फिल्म बहुत ही एंगेजिंग है, 3.5 घंटे की है मगर आपको महसूस नहीं होगी, मुझे भी देखते वक्त महसूस नहीं हुई। तो फिल्म बहुत एंगेजिंग है, आपको ग्रिप करके रखती है, जैप करके रखती है। तो एक फिक्शनल फिल्म के तौर पर आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करोगे। इसकी जो सबसे विशेष बात है वो वॉयलेंस का जो चित्रण है फिल्म में, जो सबने क्रिटिसाइज भी बहुत किया है और मैं भी पर्सनली वॉयलेंस स्क्रीन पर देखना उतना पसंद नहीं करता हूँ। बहुत कम बार मैंने वॉयलेंस स्क्रीन पर एंजॉय किया है और बहुत कम बार ऐसे फिल्म मेकर्स रहे हैं जिन्होंने मुझको वॉयलेंस एंजॉय करवाया है। उसमें से एक ही है अभी तक थे जो टैरेंटिनो थे, उनके फिल्म का वॉयलेंस मैं देखना बहुत एंजॉय करता हूँ। उनका एक अपना स्किल है जिस तरह से वो वॉयलेंस को एंजॉयबल और एंड्योरिंग बना देते हैं। वही जो है आदित्य धर ने भी सक्सेसफुली किया है इस फिल्म में। वॉयलेंस को बहुत अच्छे से एंगेजिंग वे में, स्टाइलाइज्ड वे में, बहुत ही एंटरटेनिंग वे में, एंजॉयबल वे में उन्होंने पेश किया है। वो देखते वक्त मज़ा मज़ा आता है। इट इज़ डेफिनेटली डिस्कम्फर्टिंग, बट आर्ट का काम जो है वो आपको डिस्कम्फर्ट करना भी होता है। डिस्कम्फर्टिंग होने के बावजूद भी इट कैन स्टिल बी आर्ट। तो वो उनका एक स्किल है जो उनकी पहले की फिल्म में भी मैंने देखा है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या उरी हो या बारामूला हो। बारामूला में वो डायरेक्टर नहीं थे, प्रोड्यूसर थे, मगर उसमें भी जो है उनकी छाप आपको नज़र आएगी। तो ओवरऑल एज अ फिल्म मेकर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आदित्य धर की। उनका काम बहुत अच्छा है, मगर ये जो प्रोपोगेंडा है उनका, जो उनके फिल्म की पॉलिटिक्स है, वो मुझको पसंद नहीं। अगर वो कोई सब्जी होते तो वो बैंगन होते, थाली के बैंगन जो सत्ता की तरफ झुके हुए हमेशा होते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना करना, मौन रखना, वो एक चीज़ है, वो मैं भाई फिर भी समझ लेता हूँ। मगर पूरी तरीके से जो है चाटुकारिता कर देना, पूरा अपना ज़मीर ही खो देना, स्पेशली जब आप ज़मीर अफोर्ड कर सकते हो, तब मुझको बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई नया डायरेक्टर है, डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, जिसको अपना एक मार्क बनाना है, वो ऐसा कोई फिल्म बनाता है तो आई विल नॉट क्रिटिसाइज हिम, आई विल अंडरस्टैंड। पर एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर जब ये चीज़ें करते हुए दिखता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। बाय द वे, सोनम वांगचुक जो है उनको 77 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में रहते हुए, एक जेंटल रिमाइंडर। और दिल्ली का AQI जो है वो बहुत सारी जगहों पे 490 के ऊपर और बहुत सारी जगहों पे 500 के ऊपर भी जा चुका है। इस फिल्म में जो है एक लाइन है अजय अजीत डोभाल की, आई एम सॉरी, अजय सानियाल की, माधवन ने जिनका रोल किया है, कि बहुत जल्द एक ऐसी सरकार आएगी जो इस देश के लोगों की फ़िक्र करेगी। ये सरकार इस देश के लोगों की फ़िक्र करती है कि नहीं करती है वो तो मुझे पता नहीं, मगर जिन लोगों ने इस सरकार को चुना है और आगे भी चुनने की तैयारी रख रहे हैं, मुझे उनकी फ़िक्र ज़रूर हो रही है। तो आई जस्ट ये एक जाते जाते दुष्यंत कुमार का मैं शेर आपको सुनाना चाहूँगा, जो भी आदित्य धर के लिए लागू होता है, कि जिस्म शर्म के बोझ से दोहरा हुआ होगा, जो उनका हो चुका है शर्म के बोझ से, या आई डोंट नो, दोहरा तो हो चुका है। जिस्म शर्म के बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।